नमस्कार दोस्तों। बीपीएससी मेंस को ध्यान में रखते हुए पॉलिटी के अंतर्गत जितने भी इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं उन सारे ही प्रश्नों को बारी बारी से कवर कराई जा रही है। आज इसी कड़ी में नेक्स्ट प्रश्न होगा, भारतीय संविधान की मूल संरचना के महत्व पर चर्चा कीजिए और इसका आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। अब यहाँ पे आंसर राइटिंग करते समय आपको तीन चीज़ों पे हमेशा ध्यान रखना होगा, इंट्रो पार्ट, बॉडी पार्ट और कंक्लूजन पार्ट। अगर हम लोग बात करें यहाँ पे इंट्रो पार्ट का, तो यहाँ पे बहुत ही प्रभावशाली भूमिका आपका होना चाहिए। जैसे कि प्रश्न पूछ रहा है कि भारतीय संविधान की मूल संरचना, अब जो भी बेसिक स्ट्रक्चर है उससे संबंधित चीज़ों को यहाँ पे लिख सकते हैं। खास करके जो कंट्रोवर्सी की स्थिति बनी रहती है सुप्रीम कोर्ट और यहाँ पे विधायिका के बीच, तो यहाँ पे दिखा सकते हैं 368 का प्रयोग करते हुए आप एक अच्छा खासा भूमिका आप बना सकते हैं। उसके बाद से यहाँ पे बॉडी पार्ट में चूँकि आपको ठीक है कीवर्ड अंडरलाइन करना होगा कि मूल संरचना के महत्व पर चर्चा कीजिए। तो यहाँ पे पूरा का पूरा जो मूल संरचना का जो महत्व आपको बताना है और साथ साथ में ये भी आपको दिखाना होगा कि यह भारत की लोकतंत्र के लिए कितना आवश्यक चीज़ है कि लोकतंत्र की गरिमा को पूर्णतः यहाँ पे बनाए रखा हुआ है। तो उसमें सबसे बड़ा जो कारण है वो है यहाँ पे भारतीय संविधान की मूल संरचना अर्थात बेसिक स्ट्रक्चर। उसके बाद से अब इसी मूल संरचना का आलोचना भी करना है। आलोचना का मतलब क्या है यहाँ पे, तो हमेशा ही देखेंगे जुडिशियरी और यहाँ पे लेजिस्लेटिव के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर लगा रहता है और इसमें यहाँ पे कुछ यहाँ पे जुडिशरी के द्वारा यहाँ पे अपने अधिकारों का अतिक्रमण किया जाता है। कुछ ऐसे डिसीजन यहाँ पे ले लिया जाता है जिसकी वजह से लेजिस्लेटिव के द्वारा यहाँ पे पूरी तरीके से उसका विरोध भी किया जाता है। तो यहाँ पे कोशिश करना है यहाँ पे कि कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से, ध्यान रखिएगा, कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से आप इसकी आलोचना भी कर लें चूँकि यहाँ पे बोल रहा है, और उसके बाद से यहाँ पे निष्कर्ष आपको बताना है। अब निष्कर्ष में आपको हमेशा दिखाना है खासकर जो पॉजिटिव चीज़ है मूल संरचना को लेके, तो यहाँ पे जो भी इसकी पॉजिटिव सकारात्मक बातें हैं वो ये मेंशन करें और थोड़ा बहुत आप इशारा भी कर ले सुप्रीम कोर्ट की तरफ, क्योंकि यहाँ पे आलोचनात्मक परीक्षण बोल रहा है। तो यहाँ पे ठीक है सुप्रीम कोर्ट को थोड़ा बहुत आप सजेशन भी दे सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे कुछ अधिकारों को लेकर ऐसा लगता है कि सुप्रीम कोर्ट भी अपने अधिकारों का ठीक है कहीं न कहीं यहाँ पे लोकतंत्र को बनाए रखने के लिए अतिक्रमण करने का भी प्रयास करती है। अब चलिए हम लोग यहाँ पे इसका आंसर राइटिंग करते हैं, लेकिन आंसर राइटिंग करने से पहले जैसे आप लोगों को कंप्लेन होता है कि पॉलिटी में बहुत अच्छे मार्क्स नहीं मिलता है, स्टोरी लिखने से मैं बार बार बोलता हूँ अच्छे मार्क्स पॉलिटी में कभी नहीं मिलेगा। स्टोरी को विश्लेषण करना होता है और ये विश्लेषण करने का जो तरीका होता है वो यहाँ पे इम्पोर्टेंट जो भी आर्टिकल है, जो भी टॉपिक से यहाँ पे रिलेटेड आर्टिकल है, इसके अलावा जो भी इम्पोर्टेंट जो सुप्रीम कोर्ट का जो वर्डिक्ट है उसको लेके यहाँ पे सामंजस्य बैठा के लिखेंगे तभी जाके होगा। तो चलिए मैं आप लोगों को लर्न कराता हूँ कि किस तरीके से आप एक इसका अच्छा आंसर राइटिंग कर सकते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं यहाँ पे परिचय की। तो परिचय में यहाँ पे चूँकि शुरुआत ही करना है संविधान संशोधन से, और संविधान संशोधन की जो शक्ति दी गई है, चाहे हम लोग यहाँ पे बात कर ले संसद की, संसद भी कर सकता है, इसके अलावा राज्यों की जो विधानसभा है, राज्यों की जो विधानसभा है, इन दोनों के द्वारा ही यहाँ पे संविधान संशोधन किया जा सकता है। और यहाँ पे इन लोगों के द्वारा प्रयोग किया जाता है 368 आर्टिकल 368 का प्रयोग करके ये लोग संविधान संशोधन कर सकता है। अब यहाँ पे एक समस्या आती है कि क्या इनको जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की जो भी आप इनके पास जो शक्ति है, जो पावर है, क्या वो अनलिमिटेड है, असीमित है, यहाँ पे अनलिमिटेड है? ठीक है, यही आपको यहाँ पे दिखाना है। क्योंकि शक्ति यहाँ पे असीमित रहेगी तो यहाँ पे कुछ भी कानून को बना के, क्योंकि मेजोरिटी की जब भी गवर्नमेंट आती है तो कुछ भी कानून को बना के यहाँ पे हो सकता है कि व्यक्ति के मूल अधिकारों को ठीक है सीमित कर दिया जाए, उसका हनन किया जाए। तो ऐसे में यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट जो सुप्रीम कोर्ट का जो वर्डिक्ट है उसका सहारा हम लोग लेने की कोशिश करते हैं। जैसे कि नंबर 1 आता है 1951 का शंकरी प्रसाद का मामला। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे तो 1950 में ही चूँकि भारत का संविधान लागू हुआ था और जस्ट उसके बाद से ही देखेंगे तो 1951 में साल भर के अंदर पहला संशोधन यहाँ पे करना पड़ा। इसमें हुआ क्या था, तो यहाँ पे जमींदारी वगैरह का मामला था, संपत्ति वगैरह का यहाँ पे ध्यान रखिएगा मामला था, और संपत्ति के अधिकारों को यहाँ पे ध्यान रखिएगा, संपत्ति के अधिकारों को यहाँ पे
विधायिका के द्वारा सीमित करने का प्रयास किया गया था और संपत्ति के अधिकारों को सीमित किया गया था। और इसमें आर्टिकल 13 को भी यहाँ पे सीमित किया गया था, ध्यान रखिएगा, आर्टिकल 13 को भी सीमित किया गया था। और आर्टिकल 13 का मतलब क्या है कि जो राज्य है अपने नागरिकों के मूल अधिकारों की रक्षा करेगी। तो यहाँ पे संपत्ति के अधिकार को सीमित किया गया और 13 का भी यहाँ पे उल्लंघन किया गया। अब बात जब यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में गया 1951 में, तो सोचिए अभी नया नया भी, ठीक है, मान के चलिए कि संविधान उस समय बना हुआ था, नए नए सब, ठीक है, मतलब न्यायाधीश वगैरह जज वगैरह सब मौजूद है और सामने इतनी बहुमत की सरकार है जवाहरलाल नेहरू की। तो उस समय यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने जो यहाँ पे फैसला लिया कि देखो, ठीक है, 368 के तहत भारत की संसद किसी भी, ध्यान रखिएगा, कानून में चाहे वो फंडामेंटल राइट ही क्यों ना हो, इसमें भी संशोधन कर सकती है। और आर्टिकल 13 को उस समय बताया गया था कि महज ये, ठीक है, विधि का अधिकार है, ध्यान रखिएगा, महज विधि का अधिकार है, सिंपल कानून है और इसको जब चाहे जब संसद इसको, ठीक है, जरूरत पड़ने पे सीमित कर सकती है। सोचिए, फंडामेंटल राइट को ही उस समय, ठीक है, अधिकार दे दिया गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि संसद जैसे मन करे इसको, ठीक है, अपने हिसाब से उसको, ठीक है, कम, निरस्त, अधिनियमित सब कर सकती है। लेकिन वही अब यही है प्रगतिशीलता समय के साथ, क्योंकि दौर आ गया है 1967 का और इसमें फिर इसी फैसले को उलट दिया गया, ठीक है, ध्यान रखिएगा, इसी फैसले को उलट दिया गया गोलकनाथ के मामले में। गोलकनाथ में देखेंगे तो सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ बोल दिया कि संसद बिल्कुल ही व्यक्तियों के फंडामेंटल राइट को यहाँ पे सीमित अधिकार यहाँ पे नहीं कर सकता है, उसको सीमित नहीं कर सकता है, संशोधित नहीं कर सकता है। हर हाल में आर्टिकल 13 को फॉलो उसको करना ही होगा। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने फंडामेंटल राइट में किसी भी प्रकार के परिवर्तन करने से सीधे सीधे यहाँ पे रोक लगा दिया। लेकिन फिर यहाँ पे आता है 1973 का दौर, एक बहुत ही लैंडमार्क डिसीजन सुप्रीम कोर्ट के द्वारा लिया जाएगा केशवानंद भारती के मामले में। अब इसमें केशवानंद भारती मामले में देखेंगे तो गोलकनाथ वाले फैसले को पलट दिया गया, गोलकनाथ वाले मामले को यहाँ पे, ठीक है, पलट दिया गया। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला कि देखो, फंडामेंटल राइट में या फिर कोई भी संविधान संशोधन है, कॉन्स्टिट्यूशन जो अमेंडमेंट है यहाँ पे 368 के माध्यम से संसद यहाँ पे कर सकती है, लेकिन उसमें एक कंडीशन है कि ये जो है मूल ढांचे के खिलाफ नहीं होना चाहिए, अदरवाइज संविधान के साथ खिलवाड़ माना जाएगा और फिर उसको निरस्त कर दिया जाएगा। अर्थात अभी जो मूल ढांचा का जो प्रश्न है, इसी को लेके अभी तक मान के चलिए तो सुप्रीम कोर्ट जो है संविधान को सबसे ऊपर, मैंने समझ रहे हैं ना, भारत की संसद से ऊपर अभी तक रखता आया हुआ है और उसी को मैंने एक ढाल बना के, जब भी संसद मनमानी करने की कोशिश करती है तो मूल ढांचे को ढाल बना के सुप्रीम कोर्ट संसद की शक्तियों को सीमित करने का भी प्रयास करती है। तो यहाँ पे केशवानंद भारती, मैंने बोला कि भारत के इतिहास में एक लैंडमार्क जो डिसीजन जिसे माना जाता है, इससे यह साबित हो गया कि भारत की जो संविधान है सबसे ऊपर है और भारत के संविधान का जो रक्षक के तौर पे कौन है, तो सुप्रीम कोर्ट। दोनों को आप ले लीजिए यहाँ पे, और यहाँ पे इसके नीचे ही संसद है, क्योंकि जैसे ही ये, ठीक है, 368 का प्रयोग करके किसी भी कानून में संशोधन करने का प्रयास करेगी तो सुप्रीम कोर्ट को द्वारा देखा जाएगा कि यह मूल ढांचे के खिलाफ है कि नहीं है। जैसे लगेगा मूल ढांचे के खिलाफ है तो पारित हुए कानून को सुप्रीम कोर्ट यहाँ पे इसे निरस्त कर सकती है और अभी तक यही प्रक्रिया चल रही है। अब आइए हम लोग बात करते हैं मूल संरचना के महत्व के बारे में। अब इसके कुछ इम्पोर्टेंट जो महत्व है, जैसे कि 5 महत्व है, इन 5 महत्वों में आप पूरा दिखा देंगे कि यह लोकतंत्र के लिए कितना जरूरी, कितना मैंडेटरी, अनिवार्य चीज़ के रूप में मौजूद है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं विधायी शक्तियों को रोकने में यह मदद करती है। अब कैसे विधायी शक्तियों को रोकने में मदद करती है, थोड़ा सा आप लोग समझने का प्रयास करिए। देखिए, लोकतंत्र को बनाए रखने के लिए चेक एंड बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है और इसी को तो ध्यान में रखते हुए शक्ति का, ध्यान रखिएगा, पृथक्करण, विकेंद्रीकरण यहाँ पे किया गया है। और उस शक्ति को विकेंद्रीकरण करने के बाद भी देखेंगे यहाँ पे तो कुछ न कुछ यहाँ पे सीमाएं लगाया गया है कि अपने बाउंड्री में रह के यहाँ पे अपना काम करो। जैसे कि इसमें देखेंगे तो यहाँ पे
विधायी शक्तियों को यहाँ पे सीमित करने का प्रयास किया गया है, ताकि इनके द्वारा किसी भी प्रकार का कानून का उल्लंघन ना किया जा सके, कानून का उल्लंघन नहीं किया जा सके। पता चले कि कोई भी राज्य की विधानसभा हो गया या कोई भी मेजोरिटी के जो भी गवर्नमेंट है, चाहे उस संसद की हम लोग बात क्यों ना कर लें, भारत के नागरिकों के अधिकारों को छीनने के लिए, या फिर हो सकता है अल्पसंख्यक बहुसंख्यक यहाँ पे मामला आ सकता है, तो यहाँ पे सबको ध्यान में रखते हुए यहाँ पे इनके कानूनों का उल्लंघन ना हो पाए, तो इसीलिए यहाँ पे इनके शक्तियों को सीमित करने का यहाँ पे प्रयास किया गया है। इसके अलावा गिरफ्तारी का भी मामला हो सकता है, गिरफ्तारी का मामला हो सकता है, इसको ना रोका जा सके कोई, ठीक है, उल्टा सीधा कानून को पारित करके। क्योंकि इसका सीधा सा कारण है कि संसद के पास, ध्यान रखिएगा, संसद के पास, विधायिका के पास कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट अर्थात संविधान संशोधन की जो शक्ति है, ध्यान रखिएगा, असीमित नहीं है, सीमित शक्ति है, सीमित शक्ति है। 368 का तो ये लोग प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन 368 का जो प्रयोग है इसको मनमाने तरीके से नहीं किया जा सकता है, मनमाने तरीके से नहीं किया जा सकता है। अभी मैंने बताया था केशवानंद भारती, क्योंकि केशवानंद भारती में मूल ढांचा का सिद्धांत दे दिया गया है, जैसे मनमाना किया जाएगा सुप्रीम कोर्ट के द्वारा उस कानून को निरस्त कर दिया जाएगा। अब इसको एक एग्जाम्पल के माध्यम से हम लोग समझने का कोशिश करते हैं, और ये आगे वाले, ठीक है, अभी हम लोग देखेंगे जब इसकी आलोचना करेंगे तो वहाँ पे भी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो थोड़ा सा, ठीक है, आप लोग कॉन्सनट्रेट रहिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है, थोड़ा मैं समय लूँगा, इसको पूरा पूरा एग्जाम में लिखना नहीं होता है। तो यहाँ पर एक एग्जाम्पल मैं लेता हूँ इंदिरा गांधी का, इंदिरा गांधी का। देखिए 1971 की यहाँ पे बात है। 1971 में जब चुनाव हुआ, 1971 में जब चुनाव हुआ तो माना जाता है कि जो कांग्रेस की जो सीट है, बरेली का होम सीट है, बरेली का होम सीट है। अब इसी बरेली की सीट में एक व्यक्ति ने इनको, ठीक है, चैलेंज दिया, जिनका नाम है राज नारायण, राज नारायण। राज नारायण को, ठीक है, बरेली सीट पे इतना कॉन्फिडेंस था कि इनको लगा कि हम तो जीत ही रहे हैं, और चुनाव के रिजल्ट से ठीक पहले 10 दिन पहले ही इन्होंने पूरा चुनावी जीत की जो रैली होती है वो निकलवा दी कि हम जीत गए। चुनावी जीत की यहाँ पे रैली निकलवा दी उस लोकसभा चुनाव के स्तर पे। सोचिए, ये गलत है, ठीक है, चुनाव से पहले आप अपनी जीत की रैली कैसे निकला सकते हैं। और हुआ ठीक इसके उल्टा। जब यहाँ पे रिजल्ट आया 1971 का, जब लोकसभा का जब रिजल्ट आया तो 1 लाख अधिक वोटों से इंदिरा गांधी को यहाँ पे, ठीक है, विजय मिला। अब राज नारायण को बहुत ही गहरा धक्का लगा। राज नारायण को लगा कि मेरे साथ क्या हुआ, जाति हुआ है, अर्थात इसमें धांधली का आरोप लगाया गया, धांधली का आरोप लगाया गया इंदिरा गांधी पे। और ये मामला कहाँ चला गया, सीधे, तो ध्यान रखिएगा, ये मामला सीधा चला गया हाई कोर्ट पे। तो उस समय था, या फिर आज भी है, इलाहाबाद हाई कोर्ट, इलाहाबाद हाई कोर्ट। अब इसी से देखेंगे इमरजेंसी का, ठीक है, दरवाज़ा भी खुलेगा, और भी बहुत सारा 39वां संविधान संशोधन भी आएगा। तो थोड़ा आप लोग समझने का प्रयास कीजिए। अब जैसे ही मामला इलाहाबाद हाई कोर्ट पे गया तो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने यहाँ पे भ्रष्टाचार का आरोप लगाया, मैंने भ्रष्टाचार को लेकर यहाँ पे जांच करवाया, और बिल्कुल ये इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इसको सही पाया। और जो यहाँ पे ये मामला चला गया था लगभग 1975 तक। 1975 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 1971 का जो चुनाव हुआ था, अर्थात इंदिरा गांधी की जो उम्मीदवारी को लेके यहाँ पे, उनकी उम्मीदवारी को यहाँ पे रद्द कर दिया, ध्यान रखिएगा, रद्द कर दिया, और 6 लगभग साल का स्टे लगा दिया कि चुनाव यहाँ पे नहीं लड़ सकती है। सोचिए, इंदिरा गांधी पे। तो अब एक सवाल खड़ा होता है, तो फिर उसमें प्रधानमंत्री चेंज क्यों नहीं हुआ। तो देखिए, उनकी यहाँ पे उम्मीदवारी रद्द तो यहाँ पे जरूर हो गई, लेकिन आपको पता है कि कोई भी व्यक्ति प्रधानमंत्री बन सकता है 6 महीने के अंदर। उसको, ठीक है, अपनी हो सकता है कि, ठीक है, मतलब MP या लोकसभा या राज्यसभा का उसको मेंबरशिप यहाँ पे साबित करना होता है। लेकिन इसी दौरान ये मामला कहाँ चला गया, तो सुप्रीम कोर्ट में। ध्यान रखिएगा, सुप्रीम कोर्ट में मामला चला गया। मैं यहाँ पे थोड़ा डेट भी डाल देता हूँ। ये जो डिसीजन दिया गया लगभग 12 जून 1975 का है, 12 जून 1975 का है। और मामला अब कहाँ चला गया, सुप्रीम कोर्ट में यहाँ पे चला गया। सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ बोल दिया यहाँ पे कि ठीक है,
जो भी इलाहाबाद हाई कोर्ट ने किया है हम उस पर स्टे लगाते हैं क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का उसमें ध्यान रखिएगा छुट्टी चल रहा था। तो हाई कोर्ट वाले मामले को स्टे लगा दिया और बोला कि कोई दिक्कत नहीं है, जो पीएम यहाँ पे इंदिरा गांधी बने रह सकती है, ध्यान रखिएगा पीएम इंदिरा गांधी बने रह सकती है, लेकिन लोकसभा में कोई भी यहाँ पे मतदान होगा उस पर भाग नहीं ले सकती है। अब यही दौर यहाँ पे था, पीएम थी ही इंदिरा गांधी, और फिर वो दिन आता है 25 जून 1975 का, 25 जून 1975 का दिन आता है, और इसी के माध्यम से अगर देखा जाए, ठीक है, तो इंदिरा गांधी के द्वारा ध्यान रखिएगा इमरजेंसी लगा दिया गया, आपको पता ही है। अब इसी इमरजेंसी में देखेंगे तो 1975 में भी यहाँ पे 39वां संविधान संशोधन यहाँ पे करने का प्रयास किया गया और इसमें इंदिरा गांधी सफल भी रही। इसमें क्या था कि चुनाव मामला से संबंधित था, चुनाव। इंदिरा गांधी ने इसमें जो संशोधन करवाया कि जैसे राष्ट्रपति का चुनाव है, उपराष्ट्रपति का चुनाव है, या फिर स्पीकर का चुनाव है, प्रधानमंत्री का चुनाव है, इसमें चुनाव में, ठीक है, किसी भी प्रकार की इसकी जो चुनौती है ध्यान रखिएगा सुप्रीम कोर्ट में नहीं दी जा सकती है। अब ये मामला कहाँ चला गया, फिर से मामला आ गया सुप्रीम कोर्ट में। और जब चुनौती नहीं दी जा सकती है तो बड़े मजे की भी, जो इलाहाबाद हाई कोर्ट था, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इसको अप्रूव कर दिया कि बिल्कुल सही है ये। अब सुप्रीम कोर्ट में मामला जैसे आया तो वहीं सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे फिर से वहीं केशवानंद वाला भारती का मामला लिया। यहाँ पे 1973 में चूंकि ऑलरेडी आ चुका था, 1973 में केशवानंद भारती कोटि के आधार बना के सुप्रीम कोर्ट ने सीधे 39वां संविधान संशोधन को खारिज कर दिया कि यह, ध्यान रखिएगा, यह हम संविधान के मूल ढांचे के खिलाफ है। तो यहाँ पे आपको एक एग्जाम्पल के माध्यम से इतनी बातों को नहीं लिखना है, लेकिन आपको कुल मिला के बताने की कोशिश करना है कि विधायी शक्तियों को, ध्यान रखिएगा, रोकने में क्या करती है, मदद मिलती है, जैसा इंदिरा गांधी के द्वारा अतिक्रमण करने का प्रयास किया गया था। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं संविधान के मूल आदर्शों और सिद्धांतों को बनाए रखना। अब संविधान का जो मूल आदर्श और सिद्धांत क्या है, सिंपल चीज़ है यहाँ पे, समाजवादी, या फिर आप कह सकते हैं कि लोकतांत्रिक गणराज्य, संप्रभुता, बंधुत्वता, यही माना जाता है। कुछ जो की टर्म है यहाँ पे, संविधान का मूल, ध्यान रखिएगा, आधार है, और इसी मूल आधार को यहाँ पे संविधान के द्वारा या फिर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा संरक्षित करने का यहाँ पे प्रयास किया जाता है। और इस मामले में देखेंगे तो भारत का जो सुप्रीम कोर्ट है अभी तक शानदार काम करता हुआ नजर आया हुआ है, ठीक है, इस पे बिल्कुल एक खरा उतरा है। और इसी खरा पे उतरने के लिए आगे चल के सुप्रीम कोर्ट ने क्या लाया, जुडिशियल एक्टिविज्म, अर्थात न्यायिक पुनर्व्याख्या का सिद्धांत यहाँ पे लाया गया कि पहले, ठीक है, अगर कोई भी डिसीजन सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिया गया है तो उस डिसीजन को पलटा जा सकता है। ऑलरेडी मैंने समझा दिया है, शंकरी प्रसाद, गोलकनाथ, केशवानंद भारती, आगे फिर मिनर्वा मिल्स वाला मामला आएगा। तो यहाँ पे बहुत शानदार कह सकते हैं कि प्रोग्रेसिव जो अप्रोच है हमेशा सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अपनाया जाता है। उसके बाद से जो भी बेसिक जो स्ट्रक्चर है या फिर मूल संरचना है, इसका प्रयोग हमेशा ही सुप्रीम कोर्ट करती है, क्योंकि इसी के माध्यम से देखेंगे, बेसिक स्ट्रक्चर के माध्यम से देखेंगे तो अभी भी संविधान की सर्वोच्चता बनी हुई है। भारतीय राजनीति की जो, ठीक है, सोवरेनिटी कह सकते हैं, बनी हुई है पूरी तरीके से। या फिर लोकतांत्रिक हो गया, रिपब्लिक, गणराज्य का जो भी स्वरूप है, सेकुलरिज्म का स्वरूप अभी तक बना हुआ है। या फिर पावर ऑफ सेपरेशन की बात कर ले, ठीक है, लेजिस्लेटिव हो गया, एग्जीक्यूटिव हो गया, जुडिशरी हो गया। देखिए कितना शानदार इसमें बैलेंस करने का प्रयास किया जाता है। हालांकि यहाँ पे ध्यान रखिएगा, पावर ऑफ सेपरेशन में भारत का जो संविधान है अमेरिका के संविधान से यहाँ पे आपको एक अलग नज़र आएगा। अमेरिका में जहाँ विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका बिल्कुल सेपरेट है, वहीं भारत में लेजिस्लेटिव, ध्यान रखिएगा, लेजिस्लेटिव का अगर बड़ा गोला है यहाँ पे तो इसी लेजिस्लेटिव के अंदर छोटा गोला भी आता है, अर्थात एग्जीक्यूटिव भी आता है, अर्थात विधायिका के अंदर ही आपको कार्यपालिका कार्य करते हुए नजर आएगा। लेकिन इसी के बाद इक्वल यहाँ पे आपको नजर आएगा जुडिशरी,
भारत की न्यायपालिका जो बिल्कुल समान महत्व रखती है। तो इससे कुछ यहाँ पे कारण दिखा सकते हैं कि बेसिक स्ट्रक्चर के माध्यम से ही ये सारा चीज़ अभी तक बना हुआ है जो लोकतंत्र के लिए बहुत ही ज़रूरत है। तीसरा है यहाँ पे नागरिकों के मूल अधिकारों की रक्षा। अब यही तो इम्पोर्टेंट था। देखिए 1951 में कैसे 13 को, ध्यान रखिएगा, आर्टिकल 13 को क्या माना गया कि विधि, मैंने समझ रहे हैं ना, सिंपल विधि कानून है, जब चाहे इसको संविधान मैंने संसद इसको सीमित कर सकता है, लेकिन आगे चल के इसको क्या किया गया, हटा दिया गया। तो हमेशा ध्यान रखना है यहाँ पे आर्टिकल 12 से लेके 35 तक, आर्टिकल 12 से लेके 35 तक यहाँ पे सरकार के द्वारा हमेशा ही इसको सीमित करने की कोशिश की जाती है, हमेशा ही सरकार के द्वारा इसको सीमित करने की कोशिश की जाती है, जो कि इतना ये माने कह सकते हैं ना, पूरा जो विस्तृत जो अधिकार है कि हर सरकार के पेट में दर्द होता है। अब सोचिए, स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, अब भाई राइट टू एक्सप्रेशन है, यहाँ पे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, प्रेस की स्वतंत्रता है, बोलने चालने की स्वतंत्रता है। अब इसी के तहत तो अर्णव गोस्वामी वाला आपको मामला याद होगा, अर्णव गोस्वामी वर्सेस, ठीक है, भारत संघ, यूनियन स्टेट ऑफ, ठीक है, इंडिया, भारत संघ वाला मामले में अर्णव गोस्वामी ने क्या किया यहाँ पे, सोचिए, महाराष्ट्र पुलिस जब उसको उठा के ले गई तो अर्णव गोस्वामी ने सहारा लिया कि हमारा 19(1)(a) का उल्लंघन हो रहा है, 19(1)(a) का उल्लंघन हो रहा है, और इसने ठीक आर्टिकल 32 का प्रयोग करते हुए सुप्रीम कोर्ट का इसने सीधे दरवाजा खटखटाया। उसी तरीके से हम लोग बात कर लें यहाँ पे गोपनीयता को लेके, गोपनीयता को लेके, निजता को लेके, तो देखिए इस पे बहुत लंबा चौड़ा बहस है। अगर मैं शुरुआत करूं तो लगभग 1954 के आसपास आपको देखने के लिए मिलेगा 8 जजों की बेंच बैठी हुई थी और गोपनीयता और निजता को पूरी तरीके से मतलब डिक्लाइन कर दिया गया था कि यह मानव अधिकार में शामिल नहीं होगा। फिर उसके बाद से 1962 में भी लगभग 6 जजों की मतलब बेंच यहाँ पे बैठी हुई थी, यहाँ पे भी कोई ठोस निष्कर्ष निकल के नहीं आया। निजता को मौलिक अधिकार दिया ही नहीं जा रहा था, लेकिन 2017 में देखिए समय कैसे बदल रहा है। 1954 में नहीं दिया गया, 1962 में नहीं दिया गया, लेकिन 2017 में अब इस डिजिटल एरा के युग में एक बहुत बड़ा परिवर्तन देखने के लिए मिला हमें। के.एस. पुट्टास्वामी, इनका एकदम नाम याद रखिएगा, के.एस. पुट्टास्वामी वर्सेस भारत संघ के मामले में, भारत संघ के मामले में जब मामला गया सुप्रीम कोर्ट में, तो सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे निजता का अधिकार दिया, निजता का अधिकार फंडामेंटल राइट में डाल दिया आर्टिकल 21 में, आर्टिकल 21 में। तो देखिए कितना ये प्रोग्रेसिव जो अगर स्टेप लिया जा रहा है, तो नागरिकों के मूल अधिकारों की रक्षा कौन कर रहा है, सुप्रीम कोर्ट ही यहाँ पे कर रहा है। ध्यान रखिएगा, समय के साथ सामंजस्य बैठा के। इसके अलावा रोजगार हो गया या फिर अवसर की बात कर ले, रोजगार या फिर अवसर की बात कर ले, हर तरह से देखेंगे यहाँ पे तो नागरिकों को मूल अधिकारों की रक्षा करते हुए, ठीक है, कहीं न कहीं मूल ढांचा ही यहाँ पे काम आता है। उसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पे राज्य को अधिनायकवादी राज्य में बदलने से रोकना। सोचिए अब हिटलर वाला माहौल बन जाए, मैं ही राज्य। इसमें मुझे 2 व्यक्तियों का नाम आ रहा है। एक तो आपने फ्रांस की अगर कहानी पढ़ी होगी, फ्रांस की हिस्ट्री, तो उसमें लुई फोर्टी का नाम आता है। लुई फोर्टी बोलता है मैं ही राज्य हूँ, सोचिए। और उस समय इंदिरा गांधी का भी दौर चल रहा था, इंदिरा गांधी, समझ रहे हैं, इंदिरा, ठीक है। बहुत सारे उस समय जो भी बड़े बड़े नेता लोग बोलते थे, देखो इंदिरा इंडिया में कहाँ अंतर है, आर को हटा दोगे तो क्या हो जाएगा, इंडिया हो जाएगा, अर्थात इंदिरा ही क्या है, इंडिया है यहाँ पे। तो अब उस समय अगर देखिए 1975 में अगर स्टे नहीं लगाता सुप्रीम कोर्ट, तो फिर तो हो जाता चुनाव संबंधी। आजकल राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का चुनाव होता, प्रधानमंत्री का चुनाव होता, कोई जैसे भी जीत जाता, धांधले भ्रष्टाचार, क्या उसका देखिए हो पाता, कुछ समस्या होती। अधिनायकवादी राज्य जैसी समस्या यहाँ पे आने लगती है और इसको रोकने का प्रयास करता है। जैसे कि इसमें हम लोग नंबर 1 बात करें, सत्ता का वास्तविक प्रकरण, पावर ऑफ सेपरेशन, सत्ता का वास्तविक पृथक्करण। यहाँ पे देखेंगे भारत के संदर्भ में जुडिशरी बिल्कुल सेपरेट है एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव से, इन दोनों से जुडिशरी आपको स्वतंत्र दिखाई देगा, ताकि किसी भी प्रकार का इस पे हस्तक्षेप यहाँ पे नहीं हो पाए। अब यहाँ पे एक चीज़ और आपको ध्यान रखना है,
कि आर्टिकल जो 368 आर्टिकल 368 का प्रयोग करके, ध्यान से देखते चलिए, जो होता है ना 368 का जो प्रयोग करके संविधान संशोधन जो किया जा सकता है, अब ऐसा नहीं है कि किसी भी हिस्से में कर सकता है, किसी भी हिस्से में संविधान संशोधन इसके माध्यम से किया जा सकता है। ऐसा बिल्कुल क्या है, नहीं है। क्योंकि अगर ऐसा परमिशन होता तो फिर से राज्य कैसा हो जाता, अधिनायकवादी हो जाता, समस्या होता। लेकिन बार बार 368 में जब भी कोई भी विधायिका संशोधन करने का प्रयास करती है तो वह केशवानंद भारती केस को हमेशा याद रख के चलती है कि कहीं सुप्रीम कोर्ट को लग गया कि मूल ढांचे के खिलाफ नहीं है तो समस्या होगी ही होगी। अब इसी को लेके मुझे एक देश का संविधान याद आता है, हालांकि लिखित जो, ठीक है, प्रत्यक्ष रूप से संविधान नहीं है, ब्रिटेन का। ब्रिटेन का संविधान को लेके क्या बोला जाता है, सोचिए कि ब्रिटेन का संविधान एक महिला को पुरुष और पुरुष को महिला बनाने के अलावा ब्रिटेन में कुछ भी करने के लिए तैयार है, कुछ भी कर सकती है ब्रिटेन में। लेकिन वहीं भारत का संविधान ऐसा नहीं है, अर्थात संविधान चाहे तो किसी भी हिस्से में संशोधन कर तो सकती है, लेकिन उसकी जो मूल जो ढांचा है बिल्कुल संविधान के अनुरूप होना चाहिए। अब इसी केशवानंद भारती को लेके संविधान भी परेशान रहता है कि आखिर मूल ढांचा है क्या, आखिर मूल ढांचा, बेसिक स्ट्रक्चर यहाँ पे क्या है यहाँ पे। तो इसमें एक, ठीक है, जो भूतपूर्व जो न्यायाधीश थे, इनकी मृत्यु हो चुकी है लगभग 2008 में इनकी मृत्यु हो गई है। बहुत फेमस नाम है वाई.बी. चंद्रचूड़, ध्यान रखिएगा, वाई.बी. चंद्रचूड़। इनके द्वारा यह बतलाने का प्रयास किया गया कि देखो मूल ढांचा का मतलब है, ठीक है, संप्रभु, सोवरेनिटी, लोकतांत्रिक रिपब्लिक, लोकतांत्रिक गणराज्य, धर्मनिरपेक्षता, सेक्युलरिज्म, कानून का शासन, ध्यान रखिएगा, कानून का शासन, इसके अलावा, ठीक है, धर्म की स्वतंत्रता का आधार, और यकीन मानिए ये 2008 से पहले दिया गया था और अभी ये जो मूल ढांचा का जो व्यापक जो दायरा है ये आपको बढ़ता हुआ एकदम मिलेगा, ठीक है। काफ़ी लगभग इसमें 22-24 जो कानूनों को शामिल किया गया है, जो मजाल नहीं है कि इस मूल ढांचे के खिलाफ संसद भी भारत का जा सके। उसके बाद 5वें नंबर में है संविधान की भावना की रक्षा और संरक्षण में क्या करना, मदद करना। देखिए यहाँ पे बिल्कुल जो संविधान है अनमोल विरासत के रूप में मौजूद है, अनमोल विरासत, और जो भी विरासत है इस विरासत को किसी भी हद पे, ठीक है, इसको नष्ट नहीं किया जा सकता है, किसी न किसी रूप में ये विरासत रहता ही रहता है। और ये आपको देखने के लिए मिल जाएगा प्रस्तावना में, ध्यान रखिएगा, प्रस्तावना में, माने प्रस्तावना सोचिए केवल 63 शब्द है और ये 63 शब्द मतलब गोल्डन वर्ड है यहाँ पे, ध्यान रखिएगा, 63 शब्द जो गोल्डन वर्ड है, पूरा एक एक शब्द का यहाँ पे मतलब है यहाँ पे। और यहाँ पे, ठीक है, जो भी समझ रहे हैं ना कि भारत के लोगों के लिए एक एक वाक्य पूरी तरीके से समर्पित है, एक एक वाक्य जो है भारत के लिए यहाँ पे समर्पित है। अब इसका सबसे बड़ा जो एग्जाम्पल हमें देखने के लिए मिलता है गोलकनाथ। अब गोलकनाथ में देखिए सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला कि फंडामेंटल राइट में संशोधन नहीं हो सकता है। अब प्रस्तावना में फंडामेंटल राइट से संबंध यहाँ पे कैसे हो सकता है, तो अभी, ठीक है, जगमोहन रेड्डी के द्वारा बताने की कोशिश भी किया गया। संविधान की प्रस्तावना को ध्यान में रखते हुए इनके द्वारा मूल अधिकारों की बातों को यहाँ पे रखा गया कि दोनों में कितना सिमिलरिटी है। जैसे कि संप्रभु डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, न्याय हो गया, हम लोग जस्टिस की बात करते हैं, चाहे वो इकोनॉमिक हो, सोशल हो, चाहे वो पॉलिटिकल हो, या फिर हम लोग फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बात कर लें, चाहे हम लोग अवसर की समानता की बात कर लें, तीनों ही दृष्टिकोण से देखेंगे तो संविधान की भावना की रक्षा और संरक्षण करने में जो मदद कर रहा है उसका अहम रोल है, चाहे हम लोग मूल ढांचे की बात कर लें या फिर प्रस्तावना की बात कर लें। इसके अलावा यहाँ पे नेक्स्ट आप लोग यहाँ पे देखने का प्रयास कीजिए, ठीक है, इसका मूल संरचना का, ठीक है, आलोचनात्मक परीक्षण। चूंकि ये क्वेश्चन का ध्यान रखिएगा, ये दूसरा पार्ट है, ठीक है, क्वेश्चन का ये दूसरा पार्ट है, ठीक है। तो 5 चीज़ों को हमने देख लिया। मूल संरचना का आलोचनात्मक परीक्षण करना है।
अब थोड़ा सा आप लोग समझने का इसको प्रयास कीजिए। अब आलोचना जब भी करना है ना आपको, तो यहाँ पे फिर मैं बताता हूँ कि कुछ जो भी एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल आपको देना होगा कि आखिर इसकी आलोचना क्यों की जाती है, किस मामले में की जाती है। ठीक है, जो भी इम्पोर्टेंट जो फैसला है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, चूंकि वो फैसला ही अगर ठीक है पूरी तरीके से अगर देखा जाए तो संसद के पेट में अगर दर्द पैदा कर रहा है, तो फिर वो कहीं ना कहीं यहाँ पे आलोचना हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको बताने की कोशिश करना है कि लोकतंत्र को बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट को इस टाइप का फैसला कभी कभी लेना ही पड़ता है। जैसे यहाँ पे देख पा रहे हैं 4 पॉइंट इसमें मैंने शामिल किया है। चलिए चारों को हम लोग देख लेते हैं। नंबर 1 है यहाँ पे, संविधान में ध्यान रखिएगा कहीं उल्लेख इसका नहीं किया गया, अर्थात मूल संरचना बेसिक स्ट्रक्चर का संविधान में कहीं उल्लेख नहीं किया गया है और इसी को लेके इसकी आलोचना की जाती है, इसी को लेके इसकी आलोचना की जाती है। आलोचना की जाती है कि इस सिद्धांत का संविधान में, भारत के संविधान में कोई भी इसका भाषाई आधार नहीं है, इस तरह का शब्द का प्रयोग ही नहीं किया गया है, तो फिर आखिर ये सुप्रीम कोर्ट मनमानी क्यों करती है। दूसरा आलोचना इसी में देखते चलिए, कोई भी कानून, ध्यान रखिएगा, कोई कानूनी या फिर संवैधानिक इसका आधार हमें दिखाई नहीं देता है, कोई कानूनी या इसका संवैधानिक आधार हमें दिखाई नहीं देता है, आधार दिखाई नहीं देता है। बस इसमें क्रिटिसाइज किया जाता है कि केशवानंद भारती जो एक लैंडमार्क डिसीजन के रूप में ही यहाँ पे ठीक है फैसला लिया गया है, और अभी तक जितने भी मतलब जो सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ ऑफ जस्टिस है सब इसी फैसले को मान के यहाँ पे चलते हुए हैं। ठीक है, और इसी के माध्यम से अदालत, ठीक है, अदालत ध्यान रखिएगा अपना फैसला सुनाती है। अब इससे समस्या क्या है, तो भाई अब जो भी लैंडमार्क डिसीजन दिया गया है उस समय दिया गया था, इसकी प्रासंगिकता भी है, लेकिन वर्तमान में अब इसको ध्यान में रख के अगर कोई भी जज दे रहा है तो क्या पता वो फैसला सही ही हो, गलत भी हो सकता है। इसीलिए यहाँ पे क्रिटिसाइज किया जाता है कि न्यायाधीशों के व्यक्तिगत क्षमता के अनुसार इसको छोड़ दिया गया है, न्यायाधीशों के व्यक्तिगत क्षमता के अनुसार इसको छोड़ दिया गया है। अर्थात अगर कोई न्यायाधीश किसी भी सरकार से अगर खफा है, किसी व्यक्ति से खफा है, तो फिर वो ठीक है इसी मूल ढांचा को आधार बना के उसके निरस्त भी कर सकती है। वैसे ही यहाँ पे एक छोटा सा एग्जांपल आपको देने की कोशिश करना है, इंदिरा गांधी का मामला, इंदिरा गांधी वाला मामला भी आपको यहाँ पे देने की कोशिश करना है कि कैसे यहाँ पे इंदिरा गांधी ने, मैंने बताया था अभी आपको कि 39वां संविधान संशोधन यहाँ पे किया हुआ था, 39वां संविधान संशोधन यहाँ पे किया हुआ था। ठीक है, जो चुनाव का जो दौर था उसको जो भी कहानी था थोड़ा बहुत आप यहाँ पे डाल सकते हैं। ठीक है, दूसरा हम लोग बात करते हैं शक्ति के पृथक्करण की अवधारणा को कमजोर करना, अर्थात किस प्रकार से बेसिक स्ट्रक्चर शक्ति के पृथक्करण की अवधारणा को कमजोर कर रहा है। इसमें यहाँ पे नाम लिया था BR अम्बेडकर का। ठीक है, माना जाता है कि देखिए अम्बेडकर के सुझाव पे ही यहाँ पे डीपीएसपी पे जो कि लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा को यह प्रस्तुत करता है। डीपीएसपी में आर्टिकल 50 यहाँ पे ऐड किया गया, आर्टिकल 50 क्या है यहाँ पे, तो न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करना। ध्यान रखिएगा, एग्जीक्यूटिव को जुडिशरी से पूरी तरीके से क्या करना, सेपरेट करना, ताकि राज्य की न्यायिक सुरक्षा सुनिश्चित हो सके, राज्य की न्यायिक सुरक्षा पूरी तरीके से यहाँ पे सुनिश्चित हो सके। दूसरा यहाँ पे एग्जाम्पल आप दे सकते हैं गोलकनाथ का। ठीक है, गोलकनाथ में तो जैसे आपको पता है कि फंडामेंटल राइट में संशोधन तो यहाँ पे नहीं किया जा सकता है, लेकिन गोलकनाथ फैसले में एक और चीज़ और यहाँ पे मतलब ठीक है अंतर्निहित है, जैसे कि जुडिशरी हो गया, एग्जीक्यूटिव हो गया, लेजिस्लेटिव हो गया। इसमें यह बताने की कोशिश की गई है कि कोई भी अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर फैसला नहीं लेगा। ध्यान रखिएगा, और उसके लिए ठीक है किसी भी प्रकार का मतलब होता है ना, मतलब शक्तियों का मिसयूज यहाँ पे नहीं करेगा, जैसे जुडिशरी आ जाए एग्जीक्यूटिव के क्षेत्र में, जुडिशरी चला जाए लेजिस्लेटिव के क्षेत्र में, तो यहाँ पे
पावर ऑफ सेपरेशन बिल्कुल ही क्या होना चाहिए, बैलेंस होना चाहिए। ये गोलकनाथ मामले में भी आया हुआ था। अब एक अच्छा एग्जाम्पल है, जैसे करंट से आप लोग जोड़ लीजिएगा इसको, दिल्ली में देखिए यहाँ पे दिवाली के समय यहाँ पे पटाखे पे प्रतिबंध लेके होता है, पटाखे पे प्रतिबंध लेके यहाँ पे किया जाता है। अब सोचिए दिल्ली में जबकि यहाँ पे ठीक है सरकार है यहाँ की, तो अगर पटाखे पे अगर प्रतिबंध करना होता तो यहाँ पे राज्य करेगी, ध्यान रखिएगा राज्य करेगी। लेकिन यहाँ पे यही क्रिटिसाइज किया जाता है सुप्रीम कोर्ट का कि सुप्रीम कोर्ट यहाँ पे, ध्यान रखिएगा, सुप्रीम जो कोर्ट है यहाँ पे डायरेक्ट यहाँ पे कानून बनाती है और लोगों की भावनाओं से खेलने की कोशिश करती है कि भाई पटाखे पूरी तरीके से क्या है, बैन है। जबकि अधिकार किसका होना चाहिए, सरकार के पास होना चाहिए। कानून बनाने की शक्ति सरकार के पास है, ना कि न्यायपालिका के पास। अब यही सुप्रीम कोर्ट बोलती है ना, तो कि तुम अपने तो वोट बैंक के चक्कर में पटाखे को बैन नहीं करोगे। अगर सरकार बैन करने लग गई तो पटाखे, जो कि ठीक है दिवाली में हिंदू धर्म संबंधित चीज़ें हैं, तो भाई लोग तुमको वोट नहीं देंगे। और लोग यहाँ पे जहर से मर रहे हैं, वहीं लोग पटाखे छोड़ रहे हैं, जहर से भी मर रहे हैं। तो फिर हमें लोकतांत्रिक प्रक्रिया को बनाए रखने के लिए हमें ये कदम उठाना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा आलोचना में, ठीक है, आलोचना तो करना ही करना है, लेकिन कहीं कहीं आपको ठीक है एज ए कंक्लूजन के तौर पर थोड़ा बहुत चीज़ों को शामिल करते चलना है। तीसरा यहाँ पे चीज़ है न्यायिक सक्रियता के बजाय न्यायिक उल्लंघन। अब यहाँ पे इसका मतलब क्या है कि माना जाता है कि सुप्रीम कोर्ट कई जगह, मतलब कितने जगह यहाँ पे जुडिशियल एक्टिविज्म का सहारा लेता है, किसके लिए, न्यायिक उल्लंघन के लिए। जैसे यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल यहाँ पे दिखा देना है, जैसे सड़क सुरक्षा को लेके आए दिन देखिए यहाँ पे सड़क सुरक्षा से संबंधित कितने लोग यहाँ पे मारे जाते हैं। तो सड़क सुरक्षा को लेके कितने बार यहाँ पे PIL यहाँ पे दायर किया गया, जनहित याचिका यहाँ पे मतलब सुप्रीम कोर्ट को सुनवाई करनी पड़ी। और यहाँ पे सड़क सुरक्षा को लेके ठीक है सुप्रीम कोर्ट ने पाया कि इसका सबसे बड़ा जो कारण है वो है यहाँ पे शराब, ठीक है। शराब पी के लोग, ठीक है, सड़क में मतलब गाड़ी वगैरह चलाते हैं, एक्सीडेंट हो जाता है, लोग मर जाते हैं। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने शराब को लेकर एक बहुत बड़ा डिसीजन लिया। जैसे कि वो डिसीजन है कि अगर नेशनल हाईवे है या फिर स्टेट हाईवे है, नेशनल हाईवे और स्टेट हाईवे है, अगर इससे 500 मीटर की दूरी में, अगर 500 मीटर की दूरी में, ठीक है, शराब विक्रेता वाला कोई भी दुकान हो, चाहे वो खुदरा दुकान हो, चाहे वो होटल हो, चाहे वो रेस्तरा हो, चाहे वो बार ही क्यों ना हो, इन सारे ही जगहों पे 500 मीटर के दायरे में, ध्यान रखिएगा, नेशनल हाईवे और स्टेट हाईवे के 500 मीटर के दायरे पे शराब क्या हो जाएगा, प्रतिबंधित हो जाएगा। अब इसको लेके माना जाता है यहाँ पे कि यह एक अनावश्यक हस्तक्षेप है, क्योंकि यह कैसा मामला है, एडमिनिस्ट्रेटिव, प्रशासनिक मामला है। और इस मामले में जो राज्य सरकारें हैं वो यहाँ पे डिसाइड करेगी, लेकिन राज्य सरकारें कोई एक्शन यहाँ पे लेती ही नहीं है। फिर से समस्या हो जाता है जुडिशरी और यहाँ पे जो लेजिस्लेटिव के बीच टकराव, संघर्ष। फिर जहाँ पे जुडिशरी यही बोलेगा वोट बैंक के चक्कर में तुम शराब बंद करोगे नहीं, कड़ा एक्शन लोगे नहीं, तो वो चीज़ हमें करना पड़ेगा लोकतंत्र को बचाने के लिए, मानव अधिकारों को बचाने के लिए, क्योंकि हर एक व्यक्ति को फंडामेंटल राइट में, ध्यान रखिएगा, ठीक है, हमने समझ रहे हैं ना, गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार है, उसको मौत के मुंह में यहाँ पे ढकेला नहीं जा सकता है। वैसे ही एग्जाम्पल दिया जाता है यहाँ पे आर्टिकल 50 को, जैसे धर्म से संबंधित चीज़ों को, इसमें भी सुप्रीम कोर्ट हस्तक्षेप करती है। जैसे आर्टिकल 15 में है यहाँ पे कि कोई व्यक्ति अपने धर्म को मानता है तो अपने धर्म को कैसे मानता है, किस तरीके से भी रेगुलेट करता है, इसका अधिकार उसके पास है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट अभी हाल ही पता होगा सबरीमाला में महिलाओं के फेवर में यहाँ पे जो भी यहाँ पे, ठीक है, डिसीजन जो दिया, कहीं न कहीं ये बोला जाता है कि न्यायिक उल्लंघन है। यह न्यायिक सक्रियता नहीं है, बल्कि क्या है, ये न्यायिक उल्लंघन है। तो इससे थोड़ा बहुत आपको क्रिटिसाइज भी यहाँ पे करने का प्रयास करना है। चौथे नंबर पे है स्वयं के निर्णय में कोई निरंतरता नहीं। अब ये सारी चीज़ें मैं समझा चुका हूँ, जैसे कि 1951 का शंकरी प्रसाद, 1967 का गोलकनाथ और 1973 का हो जाएगा केशवानंद भारती, ठीक है। फिर 1980 का भी आप जिक्र कर सकते हैं मिनर्वा मिल्स का,
इसमें क्या कहा गया था कि भाई फंडामेंटल राइट में भी संशोधन हो सकता है, संविधान के किसी भाग में संसद संशोधन यहाँ पे कर सकता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। 368 का प्रयोग करके यहाँ पे बोला गया कि फंडामेंटल राइट में संशोधन नहीं हो सकता है। यहाँ पे क्या बोला कि फंडामेंटल राइट में संशोधन हो सकता है, फंडामेंटल राइट में संशोधन हो सकता है, लेकिन इसको जुडिशियली, ध्यान रखिएगा, इसको मूल ढांचे के खिलाफ नहीं माना जाना चाहिए, मूल ढांचे के खिलाफ नहीं माना चाहिए। और 1980 में तो एकदम क्लियर ही कर दिया कि देखो हम यहाँ पे जुडिशियल एक्टिविज्म का सहारा लेंगे, जुडिशियल एक्टिविज्म का, न्यायिक सक्रियता का, भारत के लोकतंत्र को बचाने के लिए अगर किसी भी कोर्ट के द्वारा या फिर हमारे ही द्वारा अगर मैंने, ठीक है, भूतकाल में कहीं कुछ गलत फैसला लिया गया हो तो हम उसका जुडिशियल एक्टिविज्म कर सकते हैं। और इसमें यह भी बता दिया गया कि जो शेड्यूल 9 में, शेड्यूल जो 9 में 9वीं अनुसूची में बहुत सारा लिखेंगे 284 के आसपास कानून है, उसमें अगर ये भी अगर मानव अधिकारों का हनन करता है तो इसकी भी यहाँ पे, ठीक है, जुडिशियल रिव्यू होगी जुडिशियल एक्टिविज्म के तहत। तो आशा करते हैं इन सारी चीज़ों को आप लोग समझ गए होंगे। अब इन्हीं 3-4 चीज़ों को लेकर यहाँ पे क्रिटिसाइज आप कर सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के निर्णय में कोई निरंतरता नहीं है, अर्थात सुप्रीम कोर्ट के पास अस्थायी समाधान नहीं है, अस्थायी समाधान नहीं। अगर आप लोग समझ रहे होंगे तो क्या आपको लग रहा है कि अस्थायी समाधान होना जरूरी है? बिल्कुल यहाँ पे सही नहीं है, क्योंकि समय गतिशील है, अभी नित नए खोज आ रहे हैं डेटा प्राइवेसी को लेकर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेके। तो क्या उसकी जो बातों को फंडामेंटल राइट में उस समय क्या उसको जोड़ा जा सकता था? अभी आने वाले दिनों में और टेक्नोलॉजी के युग में नया खोज हो रहा है, नई चीज़ें आ रही है, तो इस तरह का चीज़ें यहाँ पे होना ही चाहिए। और बिल्कुल इसमें हमारा जो सुप्रीम कोर्ट है किसी भी प्रकार का समझौता करने के लिए तैयार नहीं है। अब यहाँ पे फाइनली आपको निष्कर्ष के माध्यम से यह बता देना है कि देखिए जो मूलभूत जो संरचना है, जो बेसिक जो स्ट्रक्चर है भारतीय न्यायपालिका में, इंडियन जुडिशरी सिस्टम में यहाँ पे देखा जाए तो सबसे बड़ा यह योगदान है, ध्यान रखिएगा, सबसे बड़ा योगदान है, क्योंकि संविधान को कहाँ रखता है? टॉप पे। संविधान को ये सर्वोच्च रखता है, सर्वोच्च रखता है। सोचिए अगर यहाँ पे लोकसभा का चुनाव हो, लोकसभा का चुनाव किसी की सरकार ही नहीं बने, अस्थाई किसी को, ठीक है, मतलब बहुमत आ जाए, अस्थाई बहुमत आ जाए, सरकार ही नहीं बने, तो यहाँ पे फिर कौन आएगा? संविधान ही आएगा, इसको रेगुलेट करने का प्रयास करेगा कि अब आगे भारत की दशा और दिशा क्या होना चाहिए। तो क्या ये होना जरूरी नहीं है? यही बेसिक स्ट्रक्चर संविधान को ठोस आधार भी प्रदान करता है, संविधान को ठोस आधार भी प्रदान करता है। चूंकि समय क्या है, मैंने बताया, हमेशा इन सारी चीज़ों का प्रयोग करना है। समय की गतिशीलता को ध्यान में रखते हुए किसी भी कानून को सुप्रीम कोर्ट के पास ये अधिकार होना चाहिए कि वो सुप्रीम कोर्ट क्या कर सके? सीमित कर सके, ज़रूरत पड़ने पे, ध्यान रखिएगा, संशोधन कर सके, या फिर ये इसको आप, ठीक है, जुडिशरी ठीक है, लेजिस्लेटिव से भी जोड़ सकते हैं कि लेजिस्लेटिव ज़रूरत पड़ने पे इन सारी चीज़ों को कर सके। तो इसीलिए फिक्स नहीं होना चाहिए, फेविक्विक नहीं एक जगह फिक्स कर दे, समस्या आने लगेगी, व्यक्ति के अधिकारों से कंप्रोमाइज होने लगेगा और फिर शक्ति चली जाएगी विधायिका के हाथ में, जिसकी वजह से लोकतंत्र खतरे में पड़ सकता है। हालांकि आपको लास्ट में थोड़ा बता देना है, हालांकि सुप्रीम कोर्ट को निर्णय लेते समय बहुत ही सावधानीपूर्वक उसका विश्लेषण करना चाहिए। कभी कभी सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, अपनी सीमा को यहाँ पे पार करते हुए नजर आता है, तो अपनी सीमा को पार करने से यहाँ पे बचें। और कानून बनाने की जो भी प्रक्रिया है, ध्यान रखिएगा, कानून बनाने की जो भी प्रक्रिया है, अगर संसद अच्छा कानून बना रही है तो उसको पारित भी करने दे, ठीक है, कोई परसेप्शन लेके नहीं चले, या फिर पर्सनल जो होता है ना, पर्सनल चीज़ें भी कभी कभी हावी हो जाती है यहाँ पे, तो वैसे चीज़ों से यहाँ पे बचने का प्रयास करें। हालांकि सुप्रीम कोर्ट अभी तक, ठीक है, देखेंगे तो बहुत ही ऐसे कम जो निर्णय है जिसको लेके आम जो जनता है सुप्रीम कोर्ट को क्रिटिसाइज यहाँ पे करेगी। अधिकतर मामले में सुप्रीम कोर्ट अभी भी क्या है? सकारात्मक है भारत के नागरिकों के लिए, भारत के संविधान को लेके, भारत के व्यक्तियों के अधिकारों के लिए। अब यही सारी बातें इतना लिख के अपना आंसर कंप्लीट कीजिए। तो ठीक है फ्रेंड्स, अपना फीडबैक आप लोग देते रहे, कमेंट करते रहे, ठीक है, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।